हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिवीजन सीरीज ऑफ लॉ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है बोर्ड मीटिंग, इट्स पावर्स एंड प्रोसीजर्स। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर ये बोर्ड मीटिंग होती क्या है और कंपनीज के अंदर बोर्ड मीटिंग क्यों कंडक्ट करी जाती है, क्यों बोर्ड मीटिंग हेल्ड करी जाती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी वैसे अपने नाम से हर काम कर सकती है, लेकिन कंपनी सोच नहीं सकती, समझ नहीं सकती। कंपनी मार्केट की सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर सकती और करंट सिचुएशन को एनालाइज करके कोई ऐसा डिसीजन या डायरेक्शन नहीं दे सकती ताकि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में हेल्प मिले। लेट्स सपोज कि आज मैंने एक कंपनी बनाई जो कि मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करती है। अब वो कंपनी अपने नाम से सब काम कर पाएगी, पर मार्केट के अंदर कोई सिचुएशन नई आ गई, कुछ नया मॉडल आ गया, कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, क्या वो कंपनी अपने दिमाग से कुछ सोच पाएगी? नहीं सोच पाएगी, आर्टिफिशियल पर्सन। इसीलिए कंपनी के अंदर हमें जरूरत होती है एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन की। नेचुरल पर्सन जो कि सोच सकता है, समझ सकता है, मार्केट की सिचुएशन को एनालाइज कर सकता है और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकता है। कंपनी को स्मूथली बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा। कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है उसे अचीव कराने में हेल्प करेगा। इसके लिए कंपनी बनाई जाती है, इसके लिए डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट किया जाता है। अब क्या होता है कि कंपनी के सभी डिसीजंस ले कौन रहा है? कंपनी के डायरेक्टर। तो देखिए, कंपनी के अंदर काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो कंपनी में डेली एक दूसरे से मिल नहीं पाते। आज सपोज करिए, आज एक कोई कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कंपनी के अंदर कोई भी मैटर आ जाता है, यार इस मैटर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब डायरेक्टर्स उसके ऊपर डिस्कशन करें, बातचीत करें, तब जाके तो वो बता पाएंगे कि यार रिलायंस कंपनी को आईपीओ लाना चाहिए, बायबैक करना चाहिए, मर्जर टेक ओवर करना चाहिए, एनी कोई भी जो इशू करना चाहती है कंपनी, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर्स कब बता पाएंगे? जब वो एक दूसरे के साथ में मिलेंगे, उस मैटर के ऊपर वो सब लोग डिस्कस करेंगे। कुछ डायरेक्टर उस मैटर के फेवर में बोलेंगे, कुछ डायरेक्टर अगेंस्ट में बोलेंगे, लोग एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, डिस्कशन होगा, तब जाकर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा कि हाँ ये काम करें कि नहीं करें, ताकि कंपनी का फायदा हो, कंपनी के लोगों का फायदा हो। डायरेक्टर डेली जब कंपनी में आते हैं तो वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो कंपनी में आते ही नहीं है। इसीलिए बोर्ड मीटिंग हेल्ड करी जाती है, इसीलिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, ताकि कंपनी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टर्स आपस में साथ में बैठ के डिस्कशन कर सकें और डिसीजन ले सकें कि कंपनी को यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए बोर्ड मीटिंग करी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये जो हमारा बोर्ड मीटिंग चैप्टर है, इसके अंदर हम जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 183 तक पढ़ते हैं मेनली। बोर्ड मीटिंग के जो मेन सेक्शंस रहते हैं वो सेक्शन 173 से लेकर 183 तक रहते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 173 से लेके 180 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि हम अपनी रिवीजन क्लास के अंदर सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, और इस चैप्टर के सेक्शंस आप लोगों को याद होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। सेक्शन 173 क्या बोलता है, 174 क्या बोलता है, 5 6 सब कुछ पता होना जरूरी है, कंपलसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बोर्ड मीटिंग कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। चाहे से वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है, चाहे से वो कंपनी पब्लिक कंपनी है, चाहे से वन पर्सन, चाहे से डोरमेंट कंपनी, चाहे से स्मॉल कंपनी, चाहे से सेक्शन 8 कंपनी, कोई सी भी कंपनी है, कोई सी भी कंपनी है, उस कंपनी को अपनी पहली बोर्ड मीटिंग कब कर लेनी है? अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। सर उस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अलावा जो सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो जब कंपनी लाइफ में पहली बोर्ड मीटिंग करती है वो बात हो गई, उसके अलावा आगे आने वाली जितनी भी सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं, पहले बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट कंपनी की।
एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। और याद रखिएगा यहां पर जो हम ईयर की बात कर रहे हैं वो कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। आप इसको बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर काफी बार एमसीक्यू क्वेश्चन इसी में फंसा लेता है बच्चों को। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उसके 30 दिन के अंदर हो जाना कंपलसरी है। फर्स्ट के अलावा बाकी जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स हैं, एक कैलेंडर ईयर में कम से कम मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। कम से कम 4 बार एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में कम से कम 4 बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साथ में मिलना और डिस्कशन करना जरूरी है। सर अगर कोई कंपनी 4 से ज्यादा बार मिलना चाहे, 4,000 बार मिले, लाख बार मिले, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 4 टाइम्स इन 1 कैलेंडर ईयर, कम से कम एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, दो बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं। मैक्सिमम गैप 120 डेज का हो सकता है, 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ गई, लेकिन ये प्रोविजन प्यारे बच्चों 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट, स्मॉल और सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ये इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज को एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग नहीं करना है। और दो बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो, ऐसा नहीं है। बल्कि उनको 6 मंथ्स के अंदर कम से कम एक बोर्ड मीटिंग करना होता है। सर 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग का मतलब हो गया 12 महीने, मतलब एक साल में दो बोर्ड मीटिंग। जी हाँ, क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में काम ज्यादा है, इसलिए उनको एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करनी है। 1 पर्सन कंपनी तो एक ही बंदा चला रहा है, छोटी मोटी कंपनी है या स्मॉल कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है, बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत ज्यादा उसके अंदर बिजनेस नहीं हो रहा है। इसलिए उनको 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर एक बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है। और दूसरा याद रखिएगा, उनकी दो बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप होना कंपलसरी है। मिनिमम 90 डेज का गैप होना ही चाहिए। यहां पर मैक्सिमम गैप है कि दो बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन तक का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। जबकि जब हम बात करते हैं यहां पर, तो हम बोलते हैं मिनिमम 90 दिन का गैप होना कंपलसरी है दो बोर्ड मीटिंग के बीच में। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया कि चाहे कोई भी कंपनी है, हर कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड मीटिंग होल्ड करना जरूरी होता है। लेकिन जब हम प्राइवेट और पब्लिक की बात करें सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग की, तो एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 और दो बोर्ड मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप, इससे ज्यादा का नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं 1 पर्सन डोरमेंट, स्मॉल कंपनीज की, सेक्शन 8 कंपनीज की, तो उनके हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है, और दो बोर्ड मीटिंग में कम से कम 90 दिन का गैप होना ही चाहिए, कंपलसरी है, जरूरी है, होना ही चाहिए। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए इनकॉर्पोरेशन के, और उसके बाद में फिर हमने बोला 6 महीने में एक बोर्ड मीटिंग, दो बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 दिन का गैप। सोचिए अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टर, अकेला डायरेक्टर, क्या उसको बोर्ड मीटिंग करनी चाहिए? क्या उसके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? बोर्ड मीटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर काफी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे, और उन काफी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में मिलकर डिस्कशन होगा, सबकी बात सुनी जाएगी। मैं आपसे बोल रहा हूं 1 पर्सन कंपनी में सपोज करो एक ही डायरेक्टर है, तो वो अपने घर पे बैठ के डिसीजन ले ले, ऑफिस में बैठ के डिसीजन ले ले, बोर्ड मीटिंग के बोर्ड रूम में बैठ के डिसीजन ले ले, रोड पे गोलगप्पे खाते हुए डिसीजन ले ले। अकेला ही तो बंदा है, फिर उसको बोर्ड मीटिंग करने की क्या जरूरत है? वो जो चाहेगा वो डिसीजन खुद से ले लेगा।
इसीलिए अगर 1 पर्सन कंपनी है और उसके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है तो उसको मीटिंग करने की जरूरत होती ही नहीं। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, इसके अलावा देखिए कंपनी के अंदर ना बहुत सारी कमिटीज होती हैं, जैसे ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल, ऐसे कंपनी के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग कमिटी बनाई जाती हैं सेपरेट पर्पस के लिए। उन कमिटी की मीटिंग भी ऐसे ही होती है कि एक साल में कम से कम 4 कमिटी मीटिंग और 2 कमिटी मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप, उससे ज्यादा का नहीं। ये बात कहाँ लिखी हुई है? हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, आया भी हुआ है एग्जाम में पहले, और वो ये है कि कंपनी के अंदर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनको कम पूरे साल में कम से कम एक बार बोर्ड मीटिंग अटेंड करना चाहिए। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कम से कम पूरे साल में एक बोर्ड मीटिंग होना जरूरी है। क्लियर है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम एक बोर्ड मीटिंग में आना जरूरी है। पूरे साल के अंदर जो बोर्ड मीटिंग्स हो रही है उसमें कम से कम एक बोर्ड मीटिंग में आना जरूरी है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, पर मेरा एक क्वेश्चन है। सर पर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आज सपोज करिएगा कि एक कंपनी है रिलायंस नाम की। सर सपोज करिए रिलायंस नाम की कंपनी है और रिलायंस कंपनी बोर्ड मीटिंग कॉल कर रही है। उसने बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा, बोला फलानी तारीख को बोर्ड मीटिंग है। सर सपोज करो उसके अंदर जो अंबानी साहब हैं, मान के चलो अंबानी साहब डायरेक्टर हैं कंपनी के, मान के चलो अंबानी साहब डायरेक्टर हैं कंपनी के। सर सपोज करो, अब पहला सिचुएशन, अंबानी साहब इन पर्सन प्रेजेंट होते हैं। इन पर्सन का मतलब है फिजिकली खुद आ गए मीटिंग के अंदर, घर से निकले, कार में बैठे, ऑफिस आए, बैठ गए बोर्ड रूम में, बोला मैं आ गया, तो इन पर्सन फिजिकली आ गए। क्या वो वैलिड है? वैलिड है। तो इसका मतलब डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग फिजिकली आकर मीटिंग अटेंड कर सकता है, कर सकता है। अच्छा वो फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सपोज करो कोई ये बोर्ड रूम है, ये बोर्ड रूम है और बोर्ड रूम के अंदर यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे सभी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं जो फिजिकली प्रेजेंट हैं। जितने डायरेक्टर फिजिकली प्रेजेंट है वो यहाँ बैठे हैं और बाकी यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उस प्रोजेक्टर के ऊपर कोई बंदा अपने घर पे या कहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो भी वैलिड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो इन पर्सन फिजिकली अटेंड कर सकते हैं और चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही होता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करेगा तो सबसे पहली बात तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करने का मतलब क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, पूरा समझा दूंगा, बहुत सिंपल है, मजा आएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब मीटिंग चल रही है और जो भी बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है उसको प्रॉपर इक्विपमेंट है उसके पास में, जैसे कैमरा है, उसके पास में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी जरूरी है वो चीजें हैं, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और जो भी ये मीटिंग में चल रहा है ऑनलाइन उसकी रिकॉर्डिंग होना जरूरी, उसकी रिकॉर्डिंग होना जरूरी है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि डायरेक्टर जो है वो मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बल्कि कहीं दूसरी जगह पर बैठकर ऑनलाइन सिस्टम से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अपने इक्विपमेंट्स की मदद से मीटिंग अटेंड कर रहा है और इस मीटिंग की रिटर्न रिकॉर्ड है, इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग है इसकी। कल को अगर फ्यूचर में पूछा जाए कि यार उस मीटिंग के अंदर उस डायरेक्टर ने क्या बोला था, उस मैटर के फेवर में अगेंस्ट में बोला था, उस रिकॉर्डिंग को कम से कम शो किया जा सके। प्रोसेस क्या होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। प्रोसेस क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए किसी भी कंपनी को जब कोई बोर्ड मीटिंग करनी होती है ना, किसी भी कंपनी को जब कोई बोर्ड मीटिंग करनी होती है तो उस बोर्ड मीटिंग का वो नोटिस देती है।
उस बोर्ड मीटिंग का वो नोटिस देती है। नोटिस किसको दिया जाता है? कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को दिया जाता है। बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो किसको दिया जाता है? कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को दिया जाता है। सभी डायरेक्टर्स। सर अगर कोई डायरेक्टर मानकर चलो कि आउट ऑफ इंडिया है, उसको भी दिया जाता है उसके आउट ऑफ इंडिया वाले एड्रेस पर। सर अगर सपोज करो कि कोई डायरेक्टर बहुत टाइम से कंपनी में आ नहीं रहा है, छुट्टी पर है, उसको भी दिया जाता है। सर सपोज करो कि कोई डायरेक्टर कंपनी से बोलकर गया था कि सुनो, तुम जो अब बोर्ड मीटिंग करोगे ना, मैं उसमें नहीं आऊंगा। मैं पहले से बता रहा हूं, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अब जो बोर्ड मीटिंग होगी ना, मैं उसमें नहीं आऊंगा। तब भी, चाहे से वो ये बोलकर गया है कि मैं अब आगे होने वाली बोर्ड मीटिंग में नहीं आऊंगा, तब भी उस बोर्ड मीटिंग का नोटिस दिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कंपनी के हर डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर को दिया जाता है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे से वो इंडिया से बाहर है, चाहे से वो छुट्टी पर चल रहा है, चाहे से वो बोलकर गया है कि मैं नहीं आऊंगा, नोटिस तो दिया जाता है। सर कितने दिन पहले दिया जाता है? जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है, उसके एटलीस्ट क्लियर 7 डेज बिफोर, कम से कम 7 दिन पहले दिया जाता है। सर क्या होता है उस नोटिस के अंदर? उस नोटिस के अंदर डेट होती है कि किस तारीख पर बोर्ड मीटिंग होगी, डे किस दिन बोर्ड मीटिंग होगी, प्लेस कौन सी जगह पर बोर्ड मीटिंग होगी, और एजेंडा, और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या क्या मैटर डिस्कस होंगे। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोचो आज मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे पास में नोटिस आया, यार मेरी कंपनी जो है वो बोर्ड मीटिंग कर रही है, तो मैं सोचूंगा ना यार क्यों कर रही है, ऐसा कौन सा मैटर आ गया जो कंपनी को डिस्कस करना है, भैया उस मैटर की क्या नेसेसिटी है। तो मेरे पास में कम से कम 7 दिन पहले नोटिस आ गया। अब उस नोटिस को मैं 7 दिन तक आराम तक घर पे पढ़ूंगा, और उन एजेंडाज को पढ़ूंगा कि यार ये एजेंडा जो है वो किस मैटर के लिए बोर्ड मीटिंग हो रही है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर डे, डेट, टाइम, प्लेस दिया हुआ है, तो मैं अपना शेड्यूल देखूंगा कि यार मैं पहले से उस प्लेस, उस टाइम पर कहीं बिजी तो नहीं हूं, मैं ये बोर्ड मीटिंग अटेंड कर लूं, उसके लिए मैं अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ चेंज कर लेता हूं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है, उस बोर्ड मीटिंग का नोटिस उसे कम से कम 7 दिन पहले दिया जाता है, कम से कम एटलीस्ट क्लियर 7 डेज बिफोर। किसको? कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को दिया जाता है। क्या होता है बोर्ड मीटिंग के नोटिस में? डे, डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू, एजेंडा, वो सब कुछ चीजें बोर्ड मीटिंग के नोटिस में आती हैं। बोर्ड मीटिंग का नोटिस कैसे दिया जाएगा? जैसे आपकी मर्जी करे। अगर आपको लगे डायरेक्टर बहुत बड़ा आदमी है, चलो इसको तो इसके घर पे जाके हैंड डिलीवरी कर दो, चाहो तो बाई पोस्ट भेज दो, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है ना, अपनी वेबसाइट पर लगा दिया जाता है। बोर्ड मीटिंग का तो नहीं, बट हाँ मेल कर दिया जाता है, तो वो अलाउड होता है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जब वो बोर्ड मीटिंग का नोटिस आता है ना, कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग के नोटिस के अंदर डे, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा, वेन्यू, ये सब तो लिखती है, उसके अंदर ये भी लिख देती है कि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग फिजिकली अटेंड नहीं करना चाहता, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑडियो विजुअल मीन से अटेंड करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन वो इस बात के लिए हमें इंटीमेट कर दे। जब बोर्ड मीटिंग, जब कंपनी का डायरेक्टर है, मान लो मोहित बंसल, मैं कंपनी का डायरेक्टर, तो मेरे पास में जब नोटिस आया ना, तो उस नोटिस में ये कंपनी ने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि अगर कोई डायरेक्टर फिजिकली मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से अटेंड करना चाहता है, तो कर सकता है। बस इस बात के लिए मैं, मतलब डायरेक्टर कंपनी को इंटीमेट कर दे पहले, एडवांस में, ताकि उससे क्या होगा कि कंपनी अरेंजमेंट कर लेगी। किस तरह का अरेंजमेंट कर लेगी? अरेंजमेंट कर लेगी कि भैया प्रोजेक्टर लगा लेगी, एक टेक्नीशियन बिठा लेगी, ताकि जब मीटिंग चल रही हो तो बीच में कहीं सिस्टम खराब ना हो जाए, भाई बीच में कनेक्शन ना कट जाए, और कहीं कोई, क्योंकि बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग के अंदर तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है, जो कि कंपनी ने अभी तक पब्लिश नहीं करी है। अगर वो इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक हो गई, तो लोग जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करने लग जाएंगे, शेयर शेयर की प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने लग जाएगी। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्कस होती है बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो आ रही है मेरी बात आपको समझ में? इसीलिए डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने नोटिस के अंदर लिख कर देगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड करना चाहता है, कर ले, हमें एडवांस में बता दे।
ताकि क्या होगा, कंपनी अरेंजमेंट कर ले। अरेंजमेंट कैसे, प्रोजेक्टर लगा ले, अपना हार्डवेयर चेक कर ले, सॉफ्टवेयर चेक कर ले, टेक्नीशियन को बोल दे कोई हैक तो नहीं कर रहा है, इन चीजों का ध्यान रखा जाए, कनेक्शन नहीं टूट जाएगा बीच में, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। और डायरेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी को रीजनेबल टाइम पहले बता देगा। सर रीजनेबल टाइम पहले का मतलब क्या है? लॉ में ऐसा कोई वक्त नहीं लिखा हुआ है कि 20 दिन पहले बता देगा, 25 दिन, एटलीस्ट 1 डे बिफोर तो बता देगा। ये हम सोचते हैं ऐसा। लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर एक्चुअली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड कर रहा है, बोर्ड मीटिंग, तो वो रीजनेबल टाइम पहले कंपनी को बता देगा। अब रीजनेबल टाइम का मतलब यहां पर लॉ में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट हम उसे एटलीस्ट 1 डे बिफोर बोलते हैं, क्योंकि एक दिन में ये अरेंजमेंट्स होना बहुत आसान है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की पूरी कहानी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सपोज करिए कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, या मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर ना बोल के कैलेंडर ईयर बोलता हूं। एक मिनट रुके, क्या हो? सपोज करिए कि ईयर स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ, कंपनी अपनी पहली बोर्ड मीटिंग कर रही है, उस साल की पहली बोर्ड मीटिंग कर रही है कंपनी, और पहली बोर्ड मीटिंग का नोटिस कंपनी ने दिया। कंपनी ने अपनी पहली बोर्ड मीटिंग का नोटिस जो है वो दिया। क्लियर है ये चीज यहां तक? और उस बोर्ड मीटिंग के नोटिस में लिखा कंपनी ने कि कोई भी डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना चाहे तो कर ले। अब एक एक्स नाम का डायरेक्टर है, वो बोल रहा है कि मैं ये वाली बोर्ड मीटिंग जो अब आप बुला रहे हो, ये वाली बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा। साथ में वो ये भी बोल रहा है, साथ में वो ये भी बोल रहा है कि इस साल जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होंगी, मैं वो सब की सब बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा। क्या ऐसा बोला जा सकता है? बोला जा सकता है। मतलब डायरेक्टर चाहे तो हर मीटिंग के लिए सेपरेटली बोल दे कि साहब फलानी बोर्ड मीटिंग का नोटिस आ गया, अब वो बोल दे कि ये वाली बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर रहा हूं। तो हर मीटिंग के लिए सेपरेटली बार 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 बोल सकता है। या फिर डायरेक्टर चाहे तो एक बार में बोल दे कि इस साल जितनी बोर्ड मीटिंग होंगी, मैं सभी की सभी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूंगा, वो भी अलाउड हो। स्टूडेंट बोलता है सर अब तक की बात मेरे को यहां तक पूरी समझ में आ गई, बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी मेरे को समझ में आ गई, बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर कैसे अटेंड कर सकता है ये मेरे को समझ में आ गया। और उसके बाद में आपने बोला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है जब ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, तो उसकी रिकॉर्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, वो डायरेक्टर रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ, बहुत बार क्या होता है ना, आज सपोज करो मैं बोलूं कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करूंगा, बोर्ड मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब सपोज करो आप लोग बोर्ड रूम के अंदर बैठे हो, यहाँ पे डायरेक्टर बैठे हैं बोर्ड रूम में, यहाँ प्रोजेक्टर लगाए, और मैं घर पे बैठा हूँ अपने या ऑफिस में बैठा हूँ, और मैं बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। अब मेरा जो इक्विपमेंट है ना, उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। जैसे अभी आप मेरे को क्लास में देख रहे हो, तो मैंने कैमरा लगाया हुआ है, बहुत अच्छा क्वालिटी का कैमरा लगा हुआ है अपने यहाँ पे, तो आपको चेहरा और बातें, मेरा अपीयरेंस आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा हूं, आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि हाँ यही मोहित बंसल सर है। पर अगर मेरा इक्विपमेंट ऐसा होता है कि ब्लर हो रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, तो डायरेक्टर हो सकता है किसी दूसरे बंदे को बिठा दे वहां पर। तो इसीलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जरूरी है कि ऐसा इक्विपमेंट यूज किया जाए कि वो रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ ये वही डायरेक्टर है हमारी कंपनी का। उसके बाद में मैंने बताया कि कंपनी का जो, मैंने आपको बताया ना कि कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नोटिस में लिख कर देगी, और डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडवांस में बता देगा। क्या बता देगा वो एडवांस में? कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। तो कंपनी अरेंजमेंट कर लेगी। अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी होती किसकी है? कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी और उस मीटिंग के चेयरपर्सन। नोटिस कितने दिन पहले जाता है सर? कम से कम 7 दिन पहले। अब एक क्वेश्चन आता है, एक बार मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। स्टूडेंट बोला कि सर सपोज करो एक कंपनी है, सपोज करो वो कंपनी बोर्ड मीटिंग करना चाहती है, लेकिन अर्जेंट मैटर है, लेकिन सर अर्जेंट मैटर है,
और उस कंपनी के पास में टाइम नहीं है कि वो 7 दिन पहले नोटिस दे फिर मीटिंग होल्ड करे, तब तक तो वो मैटर ही खत्म हो जाएगा, अर्जेंट मैटर है। हाँ, तो उस केस में बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे करी जा सकती है। नॉर्मली बोर्ड मीटिंग का नोटिस कम से कम 7 दिन पहले जाना जरूरी होता है, लेकिन अगर कंपनी के अंदर कोई अर्जेंट मैटर है तो फिर आप शॉर्टर नोटिस का मतलब है 7 दिन से कम आप नोटिस दे दो और जल्दी से जल्दी मीटिंग होल्ड कर लो। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर जो शॉर्टर नोटिस पे हो रही है, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब डायरेक्टर चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था डायरेक्टर दो प्रकार के होते, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पार्ट होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी में डेली नहीं आते, जो कंपनी के रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं होते, और जिनका कंपनी के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि वो डेली आते ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली आता है। अब आप सोचिए ना, अगर एक ऑफिस के अंदर आप आ रहे हो और मैं आ रहा हूं, चाहे से हमारे बीच में शुरुआत में बात नहीं हो 2 महीने, लेकिन उसके बाद तो हम डेली एक ही ऑफिस में आ रहे हैं और डेली 9 9 10 10 घंटे ऑफिस में रहते हैं। बातचीत तो होगी, एक रिलेशन बन जाएगा। कल को आपने कुछ गलत किया तो मैं उसे छुपाने की कोशिश करूंगा कि यार मेरा ऑफिस कॉलीग है, क्यों इसकी नौकरी चली जाए। मैं कुछ गलत करता हूं तो आप छुपाने की कोशिश करोगे। तो हो सकता है ना, शायद मानकर चलो कोई कंपनी है और कंपनी को ना कोई इलीगल काम करना है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इलीगल काम करना है, क्योंकि वो तो डेली आ रहे हैं कंपनी में। उन्होंने साठ गांठ कर ली कि हम एक काम करेंगे, हम ना पैसा बोरो कर लेंगे अपने नाम पे और फिर उसको मजे करेंगे, ऐश करेंगे अपने लिए, मॉलडीव्स जाएंगे घूमने के लिए, कुछ भी एक्स वाई जेड। हो सकता है ऐसा। और इसीलिए वो बोले कि यार हम 7 दिन पहले अगर नोटिस देंगे तो फिर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम मिल जाएगा अपना स्केड्यूल फिक्स करने का, और वो लोग मीटिंग में आके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों ना हम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर लें, किसी डायरेक्टर को आने का चांस ही नहीं मिलेगा, और हम जल्दी से जल्दी इसको अपनी बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कर देंगे। कोई आएगा ही नहीं, हम ही लोग आएंगे, अप्रूव कर देंगे कि ठीक है। कहीं शॉर्टर नोटिस पर कंपनी जो मीटिंग कर रही है वो इलीगल वजह से तो नहीं कर रही है, इसीलिए कम उस मीटिंग के अंदर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आना जरूरी होता है। तो अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है, आप लिखोगे कम से कम 7 दिन पहले दिया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या कोई कंपनी शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर सकती है, जी हाँ, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर सकती है, लेकिन उसके लिए उस मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया तो? अगर आप बोल रहे हो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया तो भैया अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया ना, भैया अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया तो उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं उसको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अप्रूव कराना जरूरी है। इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है, पूरी तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों सेक्शन 174 कॉरम। आखिर ये कॉरम किस बारे में बात करता है? आखिर ये कॉरम किस बारे में बात करता है? सबसे पहली बात तो ये आता है कि कॉरम का मतलब क्या होता है। देखिए, कॉरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ लिमिट, कि मीटिंग के अंदर कम से कम इतने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे तो ही मीटिंग वैलिडली स्टार्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब सोचिए ना, बोर्ड मीटिंग कॉल करी कंपनी ने, और कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वैसे कंपनी में 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मीटिंग में 2 डायरेक्टर भी नहीं आ रहे हैं, तो कोई बंदा आपस में फिर डिस्कशन कैसे करेगा? तो एक कॉरम तो होनी चाहिए ना, कि यार कम से कम इतने लोग मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज मीटिंग शुरू ही नहीं होगी। उसको कॉरम बोला जाता है, उस लिमिट को, उस नंबर ऑफ लिमिट को। अब कितनी होती है वो होती है टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3, या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेट सपोज
एक एबीसी नाम की कंपनी है, सपोज उसके अंदर टोटल 12 डायरेक्टर है, उसकी कॉरम कितनी हो गई? सर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं, सर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3, 4, या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। तो कितने हो गए विच एवर इज हायर? 4 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर। लेकिन याद रखिएगा किसी भी सिचुएशन में कॉरम 2 से कम तो हो ही नहीं सकती, ऑब्वियस, इसीलिए तो विच एवर इज हायर बोला हमने। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया? स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ, मेरे को समझ में आ गया। कॉरम का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया, सेक्शन 174 कॉरम को लेकर चलता है, मुझको ये समझ में आ गया। और कॉरम कितनी होती है? टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उनका 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने बोला क्या क्वेश्चन? बोला सर सपोज करिए कि एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी। बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा प्यारे बच्चों। बोला सर रिलायंस कंपनी के टोटल 12 डायरेक्टर। सर रिलायंस कंपनी के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर। सर रिलायंस कंपनी एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करने वाली है जिसके अंदर वो डिस्कस करेगी कि क्या उसे टाटा कंपनी के साथ में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला रही है रिलायंस कंपनी और उनसे पूछेगी मीटिंग में कि क्या हमें टाटा कंपनी के साथ में बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो 12 डायरेक्टर है ना, आउट ऑफ दीज 12 डायरेक्टर्स, इन 12 डायरेक्टर में से, इन 12 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर, इन 12 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर टाटा से रिलेटेड है, मतलब उन्होंने टाटा कंपनी के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो उन 4 डायरेक्टर को हम लोग बोलेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। और ऐसे डायरेक्टर्स की वोटिंग ना मीटिंग में काउंट नहीं करी जाएगी। क्यों नहीं करी जाएगी? क्योंकि ये माना जाएगा कि यार ये 4 तो टाटा से रिलेटेड है। अगर ये रिलायंस कंपनी की बोर्ड मीटिंग में फेवर में वोट दे रहे हैं कि हाँ आप टाटा के साथ में बिजनेस कर लो, हो सकता है इन लोगों के दिमाग में कुछ फ्रॉड करने का है आगे, क्योंकि ये रिलायंस के भी रिलेटेड है, टाटा से भी रिलेटेड है। इसीलिए जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना उनकी वोटिंग काउंट नहीं करी जाती। क्वेश्चन हमारा यहां पर ये नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये है कि यहां पर कॉरम कितनी होगी। यहां पर कॉरम कितनी होगी? नॉर्मली कॉरम क्या होती है? 1/3 डायरेक्टर या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। लेकिन यहां पर कॉरम क्या होगी? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात को प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं? 12। आप 12 का 2/3 निकालो। आप 12 का 2/3 निकालो तो 2/3 कितना आ गया? 8 डायरेक्टर। अगर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, कंपनी के अंदर टोटल जितने डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो उस केस में जो कॉरम मानी जाती है वो मिनिमम 2 डायरेक्टर मानी जाती है। उस केस में वो 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर अप्लाई नहीं होता। अप्लाई नहीं होता उस केस में। जो कॉरम मानी जाती है वो मिनिमम 2 डायरेक्टर, और ये मिनिमम 2 डायरेक्टर कौन से हैं? जो नॉन इंटरेस्टेड है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ओयो कंपनी के टोटल 12 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ 12 डायरेक्टर्स 7 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं इन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ओयो करने वाली है उसमें 12 में से 7 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। आपको कॉरम बतानी है। अब मैंने आपको बोला कॉरम हम काउंट आखिर कैसे करते हैं? हम कॉरम काउंट कैसे करते हैं? या तो कॉरम होती है 1/3 या 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। लेकिन ये कब होती है? जब टोटल के 2/3 से कम इंटरेस्टेड है। लेकिन टोटल का
2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो फिर ये वाली कॉरम नहीं होती, फिर वो 2 डायरेक्टर। हम यहां पर देखेंगे टोटल इंटरेस्टेड कितने हैं, इंटरेस्टेड कितने हैं। टोटल डायरेक्टर है 12, उसका 2/3 निकालो आप, 8 आ रहा है। क्या 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है? नहीं सर, क्योंकि 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है, कॉरम क्या होगी, 1/3 या 2। तो अब 1/3 निकालो, 4 या फिर 2, विच एवर इज हायर, 4 डायरेक्टर्स कॉरम होगी। क्यों? क्योंकि टोटल का 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 2/3 से कम इंटरेस्टेड है। सर अगर यहीं पर क्वेश्चन ये होता कि 8 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या 9 डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, हाँ तो टोटल का 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, उस केस में सिर्फ 2 डायरेक्टर को कॉरम माना जाता, और वो भी बचे हुए डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको कॉरम माना जाता। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अब मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने बोला क्या क्वेश्चन? बोला सर ये जो आपने मेरे को कॉरम बताई, ये तो आपने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इनकी बता दी, लेकिन जो हमारी सेक्शन 8 कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, उनकी कॉरम अलग होती है। हाँ, उनकी कॉरम होती है 8 डायरेक्टर या फिर टोटल डायरेक्टर का 25%, विच एवर इज लेस। याद रखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी की कॉरम जब निकालते हैं तब विच एवर इज लेस आता है, लेस। 8 डायरेक्टर, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आया था कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी कॉरम 8 डायरेक्टर या फिर टोटल डायरेक्टर का 25% विच एवर इज लेस होती है, और 4 ऑप्शन दिए गए से उसमें से सही ऑप्शन था सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। अब एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चों में, एक चीज और बता देता हूं। सपोज करिए आप अगर कॉरम काउंट कर रहे हो और अगर कॉरम फ्रैक्शन में आ जाती है, अगर कॉरम फ्रैक्शन में आ जाती है, लेट सपोज मैं बोलता हूं कंपनी के अंदर टोटल 10 डायरेक्टर, तो आप कॉरम कैसे निकालोगे? सर 10 का 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। अब 10 का 1/3 निकालोगे तो 3 पॉइंट आएगा। तो याद रखिएगा, अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं एज 1। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा एक और क्वेश्चन आ जाता है, सर सपोज करिए कंपनी के अंदर वैसे तो 15 डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2 डायरेक्टर्स का ऑफिस वैकेंट है, खाली पड़ा हुआ है। वैसे तो कंपनी 15 डायरेक्टर रखती है अपने पास में हमेशा, लेकिन अभी 2 डायरेक्टर्स का ऑफिस खाली है सर, 2 डायरेक्टर है नहीं। तो हम यहाँ पर टोटल जो 1/3 निकालेंगे टोटल का, वो 15 का निकालेंगे या फिर बचे हुए 13 का निकालेंगे। अगर ऑफिस वैकेंट है तो उसको काउंट नहीं किया जाता। अच्छा एक और चीज आती है सर, सपोज करो मीटिंग स्टार्ट हुई सर 9 बजे, और उस वक्त कॉरम आ गई, और मीटिंग चलेगी सर शाम को 3 बजे तक। ऐसा हो सकता है कॉरम एक बार आ जाए, बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार आ जाए, बोर्ड मीटिंग शुरू कर दें और फिर चले जाए, नहीं। बोर्ड मीटिंग की कॉरम पूरी मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर मानकर चलो 9 बजे मीटिंग शुरू हुई, कॉरम थी, और 11 बजे तक कॉरम थी, 11 बजे कॉरम डाउन पड़ गई, डायरेक्टर्स है मीटिंग में लेकिन कॉरम डाउन पड़ गई, तो भाई साहब मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप पूरी बोर्ड मीटिंग में कॉरम का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने बोला क्या क्वेश्चन है बताओ। मैंने बोला स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी बताओ आपका क्या क्वेश्चन है। स्टूडेंट बोला सर सपोज करिए एक कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कॉल करी, लेकिन कॉरम प्रेजेंट नहीं हुई, कॉरम प्रेजेंट नहीं हुई, तो क्या होगा? तो मीटिंग एडजन हो जाएगी। एडजन मतलब का एडजन का मतलब आगे खिसक जाएगी सर, कब तक के लिए आगे? नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। मतलब आज अगर वेडनेसडे को हो रही है तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को, आज 9 बजे हो रही है तो 9 बजे, आज अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में हो रही है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्लियर ये चीज यहां तक? सर अगर सपोज करिए नेक्स्ट वीक जो सेम डे निकल के आ रहा है वो नेशनल हॉलीडे है, जैसे आज वेडनेसडे को है, आज मीटिंग एडजन हुई,
तो अगले सप्ताह के वेडनेसडे को, लेकिन अगले सप्ताह के वेडनेसडे को नेशनल हॉलीडे है, 15 अगस्त पड़ रहा है, हाँ तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे 16 अगस्त 17 अगस्त जो भी है उस दिन हो जाएगी। यहां तक की बात मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन 175 के ऊपर, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। आखिर ये किस बारे में बात करता है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब भी किसी मैटर के ऊपर कोई वोटिंग करनी होती है ना, तो वो बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, वहां आकर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। पर सपोज करिए कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई ऐसा मैटर है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसा लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि यार इस मैटर के ऊपर ना हम सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे आपस में डिस्कशन, सोचने की, समझने की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की, अपनी बात रखने की, गहरा ऐसे अंतर्ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में कंपनी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करती है। मतलब जो रेजोल्यूशन डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद बन जाएगा, उसका पहले एक ढांचा बनाया जाता है, ड्राफ्ट बनाया जाता है, डायरेक्टर्स के घर पे उसको पोस्ट कर दिया जाता है, और डायरेक्टर्स को बोला जाता है आपके पास में 7 दिन का टाइम है, आप इसके ऊपर अपनी वोटिंग दीजिए, हाँ या ना बोलिए। डायरेक्टर्स अपनी वोट देते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में वापस पोस्ट करते हैं, कंपनी के पास में वो आ जाते हैं डायरेक्टर्स की वोटिंग, फिर कंपनी उसे काउंट करती है, और अगर वोट फेवर में ज्यादा आती है तो बोलते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया बाय सर्कुलेशन। नॉर्मली वोटिंग कैसे होती है? मीटिंग में आकर। रेजोल्यूशन कैसे पास होता है? मीटिंग में आकर। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास हो जाता है। इसका मतलब होता है कंपनी जो है वो जिस मैटर पे वोट चाहती है उस मैटर का एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के घर पे भेज देती है, उनसे बोलती है 7 दिन के अंदर अंदर अपनी अप्रूवल दो, और फिर देखा जाता है कि रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ। सर सपोज करिए सर सपोज करिए कि कोई कंपनी है, सर सपोज करिए उस कंपनी ने बोला कि हम तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करेंगे अंडर सेक्शन 175, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उन्होंने ड्राफ्ट रिजोल्यूशन भेज दिया कि आप इसके ऊपर वोट दे दो। लेकिन सर कंपनी के अंदर टोटल 12 डायरेक्टर हैं, और टोटल 12 डायरेक्टर का 1/3 या उससे ज्यादा, मतलब 4 डायरेक्टर या उससे ज्यादा अगेंस्ट में बोले, बोले कि नहीं ये इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास मत करवाओ। तो फिर उस केस में क्या होगा? तो फिर उस केस में क्या होगा? तो अगर कंपनी के 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर अगेंस्ट में बोल देते हैं तो फिर वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से पास नहीं होगा, बल्कि फिर वो मीटिंग में ही किया जाएगा। अरे मेरी बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अगर चाहे तो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करवा सकती है, लेकिन वैसे तो कंपनी रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास करवाती है, लेकिन अगर कंपनी के 1/3 या उससे ज्यादा डायरेक्टर अगेंस्ट में बोल देते हैं तो फिर वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं होता, बल्कि मीटिंग के अंदर ही पास किया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात बहुत आराम से समझ में आ चुकी है। चलिए अब इसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 179 और 180। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए बच्चों, अब आपका सेक्शन 179 और 180 क्या बोलता है? देखिए, कंपनी के अंदर ना कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल मोर देन इनफ होती है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल मिल गई बोर्ड मीटिंग में तो और किसी की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड के पास में पावर है कि अगर बोर्ड ने इन मैटर्स के ऊपर अपनी अप्रूवल दे दी तो किसी और की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो आता है सेक्शन 179 के अंदर। इसमें आता है, वो आता है सेक्शन 179 के अंदर। क्लियर ये चीज यहां तक? लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिनके ऊपर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी बोर्ड मीटिंग में, तो वो अप्रूवल मोर देन इनफ नहीं होती है, कंपनी वो काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए जरूरी होती है जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराकर। उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, कि बोर्ड की जो पावर है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, और वो आता है सेक्शन 180 के अंदर। सेक्शन 180 के अंदर। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, एक आता है आपका सेक्शन 179
जो कि पावर ऑफ बोर्ड के बारे में बात करता है, और वो बोलता है कंपनी के अंदर काफी सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी और की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल मोर देन इनफ होती है। लेकिन एक सेक्शन 180 भी आता है जो कि ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल अगर मिल गई है तो सेक्शन 180 में जो काम दिए गए हैं, हम 4 अलग टाइप ऑफ मैटर्स ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। अगर उनमें से कोई भी काम करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल मोर देन इनफ नहीं होती, बल्कि उसके लिए हमें जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। वो आता है सेक्शन 180 के अंदर, हम उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। अब वो कौन कौन से मैटर होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 4 मैटर हमको पढ़ने हैं, A B C D, बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ध्यान से। सबसे पहला आता है ए क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी है, उस कंपनी को अपनी अंडरटेकिंग अगर कंपनी को अपनी अंडरटेकिंग बेचनी है, अगर किसी कंपनी को अपनी अंडरटेकिंग या तो बेचनी है, या फिर लीज पर देनी है, या फिर डिस्पोज ऑफ, खत्म करनी है, वाइंड अप करनी है, चाहे बेचनी है या किराए पर देनी है या फिर डिस्पोज ऑफ करनी है, तो वो ऐसे नहीं कर सकती। उसके लिए पहले उसे जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मेंबर्स के सामने प्रपोजल रखना पड़ेगा, और मेंबर्स से स्पेशल रिजोल्यूशन 75% अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी जाकर एक कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को बेच सकती है, या लीज पर दे सकती है, या डिस्पोज ऑफ कर सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर हमको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग का मतलब, देखिए जब हमने क्लास में नॉर्मली पढ़ा था तब मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल देकर और वो सब कुछ समझाया था। यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास में टाइम कम है क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ जल्दी से। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि अगर कंपनी की जितनी नेटवर्थ है उसके 20% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर वो जो अंडरटेकिंग है, कंपनी की जो टोटल इनकम है उसका 20% या उससे ज्यादा वो अंडरटेकिंग अर्न करके देती है, तो हम उसे बोलते हैं अंडरटेकिंग। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर सपोज करिए एक कंपनी है और उसकी अंडरटेकिंग क्या होती है वो हमने देख लिया। अंडरटेकिंग को वो बेचना चाहती है, लीज पर देना चाहती है, डिस्पोज ऑफ करना चाहती है, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। सर एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सर अगर वो कंपनी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को बेचना चाहती है, लीज पर देना चाहती है, तो भी जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा? पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को नहीं, उसके किसी सब्सटेंशियल पार्ट को। सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब होता है उसका 20%। अगर उसको बेचना चाहती है, लीज पर देना चाहती है, तो भी जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज यहां तक? ये पहला मैटर हो गया। अब आ जाता है दूसरा मैटर, बी पॉइंट। ये क्या बोलता है? देखिए हम लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, जो चैप्टर था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, जिसके अंदर मैंने आपको मर्जर अमलगमेशन पढ़ाया था बहुत ही डिटेल्ड में, है ना। उसकी वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करी गई है, और इसके अंदर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा। मैंने उसमें आपको अलग अलग टाइप के मर्जर्स पढ़ाए थे। उसमें एक सेक्शन 235 का मर्जर पढ़ाया था, 235 का। उसका मतलब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सपोज करिए एक कंपनी है टाटा, और सपोज करिए कि एक कंपनी है 1 mg कंपनी, टाटा कंपनी 1 mg कंपनी। क्लियर है? और एक कंपनी है XYZ कंपनी। XYZ कंपनी 1 mg कंपनी की कौन है शेयर होल्डर? XYZ 1 mg की शेयर होल्डर। टाटा कंपनी 1 mg कंपनी को अपने अंदर इंक्लूड करना चाहती है। टाटा कंपनी 1 mg कंपनी को अपने अंदर मर्ज करना चाहती है। टाटा कंपनी 1 mg कंपनी को मर्ज करना चाहती है परचेज करके। सेक्शन 235 में पढ़ा था, मर्जर इन द नेचर ऑफ परचेज। तो टाटा कंपनी ने 1 mg कंपनी को बोला कि मैं आपके शेयर्स परचेज करना चाहती हूँ और आपको अपने अंदर मर्ज करना चाहती हूँ। 1 mg कंपनी के शेयर्स किसके पास में है? XYZ कंपनी के पास में। तो टाटा कंपनी ने XYZ से बोला कि सुनो XYZ, आप 1 mg कंपनी के सुनो XYZ, आप 1 mg कंपनी के कौन हो? शेयर होल्डर हो। तो मैं आपसे
आपने जो 1 mg कंपनी के शेयर होल्ड करें वो आपसे परचेज करना चाहती हूँ, आप अपने शेयर्स मेरे को बेच दो। क्लियर है? एक्स वाई जेड ने अपने शेयर्स इनको बेच दिए और टाटा कंपनी ने उसके बदले में इनको क्या दे दिया? टाटा कंपनी ने उसके बदले में इनको मनी दे दी। अब ये उस पैसे को कहां पर यूज करेंगे? ये पैसा किसका है? एक्स वाई जेड कंपनी का। एक्स वाई जेड कंपनी इस पैसे को कहां पर यूज करेगी? उसके लिए उसे जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड कंपनी इस पैसे को कहीं भी अब इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसे अपनी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और मेंबर्स से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि इस पैसे को हम फलानी जगह पे यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि एक रिलायंस कंपनी है। सपोज करिए रिलायंस कंपनी ओयो कंपनी को परचेज करना चाहती है, ओयो कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहती है। ओयो कंपनी के शेयर्स किसके पास में है? लेट सपोज ओयो कंपनी के शेयर्स एबीसी के पास में है। तो एबीसी ने ओयो कंपनी ने एबीसी के शेयर्स रिलायंस को बेच दिए। ओयो कंपनी ने एबीसी के शेयर्स मतलब एबीसी कंपनी ने ओयो के शेयर्स रिलायंस को बेच दिए और रिलायंस ने उसके बदले में पैसा दे दिया। अब एबीसी कंपनी को जो पैसा मिला है, एबीसी कंपनी उस पैसे को कहां यूज करेगी? इसके लिए उसे पहले जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और मेंबर्स से बोलना पड़ेगा इस पैसे को मैं फलानी जगह यूज करना चाहती हूँ। मेंबर्स अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे तो ही वो पैसा यूज किया जाएगा। लेकिन अगर एबीसी कंपनी उस पैसे को ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहे फिर उसे जनरल मीटिंग में एसआर पास नहीं कराना पड़ेगा। सर ट्रस्ट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? ऐसी सिक्योरिटीज जिन पर रिटर्न आना 100% श्योर होता है। ज्यादातर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ट्रेजरी बिल, उसके लिए अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ ली। थर्ड पॉइंट आ जाता है, अगर कोई कंपनी है और वो पैसा बोरो कर रही है तो कंपनी की जितनी नेटवर्थ है उसके इक्वल तक अगर पैसा बोरो किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 179 में फॉलो हो जाएगा, बोर्ड मीटिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। लेकिन अगर पैसा बोरो किया जा रहा है और नेटवर्थ से ज्यादा तो उस केस में जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। एंड एक डी पॉइंट आ जाता है कि अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है, उसने कंपनी से लोन लिया हुआ है और अब उसका लोन की मैच्योरिटी होने पर आ गई। कंपनी का डायरेक्टर है जिसने लोन लिया हुआ है और उस लोन की अब मैच्योरिटी होने पर आ गई और वो डायरेक्टर ये बोल रहा है कि मेरे को मेरा जो लोन है वो मैच्योर्ड होने पर आ गया, मुझे रीपेमेंट करना पड़ेगा, मेरा टाइम एक्सटेंड कर दो, 1 साल के लिए मेरा लोन बढ़ा दो, मैं तब तक इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी चार में से कुछ भी करना चाहती है तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आता है, सर जब जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो क्या कंपनी के शेयर होल्डर्स उसमें कुछ कंडीशन डाल सकते? जी हाँ, अगर वो चाहें तो उसमें कंडीशन डाल सकते हैं, पैसा कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है। सर सपोज करिए, सर एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर केस स्टडी एग्जाम में आती है। सर कि अगर सपोज करिए कि अगर एक कंपनी अपनी अंडरटेकिंग को बेच रही है या लीज पर दे रही है या डिस्पोज ऑफ कर रही है इस बायर को, या फिर मानकर चलिए कि एक कंपनी है जो कि पैसा बोरो कर रही है लेंडर से, तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करना कंपलसरी है। ये जिम्मेदारी कंपनी की है। अगर बायर अंडरटेकिंग को खरीद रहा है गुड फेथ में, कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, अच्छा कंपनी ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया, लेकिन यह बात बायर को नहीं पता या इस वाले केस में लेंडर को नहीं पता जो लोन दे रहा है, वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। बायर ये सोच रहा है कि यार ये मुझे अंडरटेकिंग बेच रहा है, कंपनी के ऊपर जितने रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं वो फुलफिल किए होंगे उसने, जबकि कंपनी ने नहीं किए। या फिर यहां पर लेंडर ये सोच रहा है कि यार कंपनी जो है वो मुझे पैसा
मेरे से पैसा उधार पर ले रही है, उसके लिए जितने टर्म्स कंडीशन है फुलफिल किए होंगे, लेकिन कंपनी ने नहीं किए हुए, और ये ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो ट्रांजैक्शन तो इलीगल है, क्योंकि जनरल मीटिंग में एसआर पास होना चाहिए था। तो क्या सर, जिस बायर ने प्रॉपर्टी खरीदी उसकी ओनरशिप गलत है, उसका टाइटल गलत है, उसका मालिकाना हक गलत है? नहीं, बायर की कोई गलती नहीं है, बायर के पास में प्रॉपर्टी रहेगी, या जो बैंक, जो लेंडर है, जिसने लोन दिया है, उसको उसका पैसा मिलेगा, अगर वो लोग गुड फेथ में हैं, वो कंपनी से मिले हुए नहीं है। जनरल मीटिंग में एसआर पास होना चाहिए था, ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने नहीं किया, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी उसकी अलग से। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात 100% तरीके से समझ में आ जाती है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन 181 और सेक्शन 182, मैं जल्दी से समझा देता हूं। सेक्शन 181 बात करता है, कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है चैरिटेबल फंड में। देखो, अब हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि कंपनी पैसा बांट रही है, एक तो वो चैरिटी में दे रही है, चैरिटेबल फंड्स, या फिर हम बात कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। चैरिटेबल फंड आ जाता है सेक्शन 181 में, कंट्रीब्यूशन आ जाता है सेक्शन 182। अगर कोई भी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहती है तो कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना कर सकती है, बस गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, या वो कंपनी नहीं कर सकती जिसे इनकॉर्पोरेट हुए अभी तक 3 साल नहीं हुए। बाकी कोई भी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, कितना भी कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। बस ये बात वो अपने P&L अकाउंट्स में और एनुअल अकाउंट्स में बता दे। अगर कोई कंपनी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, अगर कोई कंपनी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, तो पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसके 5% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से कर सकते हैं, किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसके 5% से ज्यादा चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, तो फिर उसे जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मार्क माय वर्ड्स, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये है सेक्शन 181, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया सेक्शन 182। हालांकि एक और होता है सेक्शन 183, वो होता है नेशनल डिफेंस के लिए, मतलब भारत सरकार को, आर्मी वालों को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो कंपनी जितना चाहे उतना कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। बस P&L अकाउंट्स में और अपने एनुअल अकाउंट्स में ये बात बतानी पड़ेगी। क्लियर ये चीज यहां तक? यहां पर प्यारे बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली एंड होता है। मैंने आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल, हालांकि इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, मैं उसको भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं। एक आता है प्यारे बच्चों सेक्शन 177, ऑडिट कमेटी, कि कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, जिनमें से एक होती है लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है जिसकी शेयर, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना जरूरी है। या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर 50 करोड़ से ज्यादा का पैसा बोरो किया हुआ है, अगर इनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल हो गए तो आपको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है। तो आपको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है। किसको ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं होता? जॉइंट वेंचर को ऑडिट कमेटी अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है, होली ओन सब्सिडरी को नहीं है, और डोरमेंट कंपनी को नहीं है। क्लियर हो गई चीज? ऑडिट कमेटी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है उसे बोला जाता है विजिल मैकेनिज्म। इसको विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी बोला जाता है। इसको विसिल ब्लोअर पॉलिसी भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है, और ये बात कंपनी के किसी भी पर्सन को पता लग गई, तो वो पर्सन उसकी शिकायत कर सकता है सुपीरियर पर्सन से। लेट सपोज कि एक ABC कंपनी है, सपोज उसमें एक्स नाम का पर्सन है जो कि एक मैनेजर है, और सपोज एक जेड नाम का बंदा है जो कि लेबर है।
सर लेबर आदमी मैनेजर की शिकायत, हाँ जेड को पता चला, बहुत सारे लोग इस जेड को जी बोलते हैं कि ये जो एक्स है ये कंपनी के अंदर कुछ गलत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लेकिन सर ये एक्स तो इससे टॉप पोजीशन पर बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विसिल ब्लोअर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसा टूल है, मेथड है, माध्यम है कि अगर कंपनी के किसी भी पर्सन को, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करता है, लोअर लेवल पे काम करता है, अगर उसे पता लगता है कि कंपनी का कोई पर्सन कंपनी के अगेंस्ट में कोई काम कर चुका है या करने वाला है, तो वो उसकी शिकायत ऊपर बैठे किसी बंदे से कर देगा। और जब वो बंदा इसको इंटेरोगेट करेगा, इसको बुलाएगा, इसकी क्लास लेगा, तब वो इसका नाम डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है ना ये बंदा खुन्नस खा जाए, ये बंदा बोले बेटा बाहर मिल तेरे मेरे को, जब तू बाहर मिलेगा ना तब बताऊंगा मैं तेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये मेरी बात यहाँ तक समझ में, स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहाँ तक की बात बिंदास समझ में आ गई। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर 100% तरीके से कंप्लीट होता है। तो और मैं दोबारा से बता दूं, इसके लिए बच्चों जो हम लोगों ने अपना यूज करा है वो अपनी बुक यूज करी है, और हमने समराइज्ड फॉर्म में इस बुक को बनाया हुआ है। समरी फॉर्म के अंदर हमने इस सब चीजों को यहाँ पर यूज किया है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।